ओपन हो गया हो। हेलो हेलो हेलो। देखो भाई, अब आवाज आ रही है क्या? एक बार जो है चेक कर लेंगे। आवाज आ रही है अब? बिल्कुल भाई, आ गया। ठीक है, आकाश मलिक ऑडेबल, बिल्कुल। अब ठीक है, आ गई आवाज। चलिए भाई, चलिए चलिए, ठीक है। नाइस, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा सा जो है वो जो फॉल्ट है वो हो गया था। ठीक है, चलिए साथियों, अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो क्या है? वो है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। मैं चीजों को दोबारा रिपीट कर दूंगा, अभी हमने कुछ ऐसा खास पढ़ा भी नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। अब देखो साथियों, अगर हम बात करें तो लाखों किताबें हैं। लाखों किताबें और लाखों लेखक है। इतनी किताब और इतने लेखक याद करना संभव नहीं है। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो मूर्खता है। ठीक है, कि न तो याद कर पाएगा और उसके चक्कर में वो जो दूसरे टॉपिक है वो भी नहीं कवर कर पाएगा। अब हाल फिलहाल के साथियों, हम किताबें पढ़ेंगे हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए, उनका ट्रेंड क्या रहा, उनमें क्या किताबें पूछी गई। अब साथियों, वो भी जमाना नहीं रहा कि आपसे किताब पूछ ली कि गबन किसकी रचना है। सभी को पता मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। निर्मला किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो वो किताबें पढ़ते हो आप हिंदी साहित्य में। आज के टाइम में साथियों, जो किताब पूछता है वो हाल फिलहाल अभी के जो लेखक हैं या आजादी के बाद के जो लेखक हैं, उनसे संबंधित किताब पूछता है। जैसे आत्मकथा पूछ लेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर है। तो इस प्रकार की किताब पूछता है। और आज की जो किताब होगी साथियों, उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि मूलतः ये किताबें अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई है। तो उम्मीद करूंगा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 10वीं तक सभी ने अंग्रेजी पढ़ी होगी, तो इतनी कोई समस्या नहीं होगी। बाकी मैं उसे बोलता भी चलूंगा किताब को साथ के साथ में। अब जैसे विंग्स ऑफ फायर है, तो अब उसे आप हिंदी में क्या लिखोगे भाई, बताओ। भाई विंग्स का मतलब पंख हो गए, फायर का मतलब अग्नि होगी, यानी अग्नि के पंख, तो नहीं चलने का। वहां हिंदी में ही लिख के देगा विंग्स ऑफ फायर, देवनागरी में ही। ठीक है, तो थोड़ा सा जो प्रयोग होगा वो अंग्रेजी का होगा। चलिए तो करते हैं शुरू। हाँ, अच्छा, मेरी बुक का नाम सिलेक्शन, ठीक है भाई। चलिए तो करते हैं। इससे पहले साथियों, एक छोटी सी सूचना और है। जैसा कि आपको बताया था, यूपीएसआई का जो है हमारा जो है बैच बना हुआ है। तो 21 अगस्त से पहले इसकी जो फीस है साथियों, वो 9,999 है। 21 अगस्त से ये जो बैच है साथियों, ये शुरू हो जाएगा। कई बच्चों ने जो है इस बैच में जो है एडमिशन ले लिया है। अब अगर आप भी इस बैच में जुड़ना चाहते हो और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो आप 21 तारीख से पहले जुड़ जाइए। तो फीस होगी 9,999। 21 तारीख के बाद जुड़ोगे तो होगी फीस 11,999। ठीक है साथियों, चलिए अब सीधा चलते हैं आज के मुद्दे पे। तो आज का मुद्दा है हमारा महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। अच्छा, मैं पुस्तकों के नाम लिखूंगा, मैं किताब के नाम लिखूंगा, बिल्कुल। मैं किताब का नाम लिखूंगा, आप भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी जवाब देने की कोशिश करेंगे कि उस किताब का नाम क्या है। ठीक है, चलिए। पहली जो किताब होगी वो होगी मेरी 51, मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। बताइए भाई, किसकी रचना है? मैं कमेंट साथ के साथ लेते चलूंगा। मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं किसकी रचना होगी साथियों? बिल्कुल भाई, है ना? सीमा का जवाब आ गया है। तो मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? ये थे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे। 3 बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली इन्होंने। और सबसे छोटा जो कार्यकाल था वो भी किनका था? इन्हीं का था। ठीक है, किनका था? इन्हीं का था। अगली किताब होगी साथियों, अगली किताब का नाम है ए सुटेबल।
ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय। और इसका लेखक है साथियों विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय का साथियों लेखक है विक्रम सेठ। बिल्कुल भाई, सीमा का जवाब आ गया विक्रम, विक्रम बिल्कुल भाई। सुटेबल बॉय का जो लेखक है साथियों वो विक्रम सेठ है। ये देखो जो मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा उनमें से बहुत सारी किताब ऐसी है जो मैंने पढ़ी है। अब जैसे ये किताब है ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ की किताब है, ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई है साथियों, और इसका हिंदी वर्जन भी है। लेकिन हिंदी वर्जन में जब नाम लिखा है तो वहां पे ए सुटेबल बॉय देवनागरी में लिख दिया, नाम नहीं चेंज करा, नाम चेंज नहीं करा। बाकी जो उसकी कहानी है उसकी कहानी को चेंज कर दिया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। बहुत ही मोटी किताब है, अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो लगभग 6 से 7 महीने, ज्यादा भी टाइम लग सकता है। मतलब इसमें आधार माना गया है एक लड़के को, तो उसकी सामाजिक स्थिति कहती है, समाज में, समाज के प्रति उसकी क्या उत्तरदायी है, परिवार के प्रति क्या उत्तरदायी है। तो मतलब एक जो मतलब एक प्रकार से एक लड़के की जो भूमिका है, एक लड़के का जो संघर्ष है, उसे दर्शाया गया है इस कहानी में, ए सुटेबल बॉय में। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल। हाँ, अंकित शर्मा गोल्डन गट जो ओबीसी की किताब है। ठीक है, लेकिन हम जो है मेन मेन जो किताबें हैं उनकी बात करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगली जो किताब होगी साथियों होगी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पूरा इंग्लिश में बोलते हैं इसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बिल्कुल भाई, प्रिया गौतम का जवाब आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये किताब साथियों किसकी है, तो ये किताब है साथियों महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की किताब है, सत्य के साथ। इंग्लिश में है ये, इंग्लिश में इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की साथियों एक किताब और है जिसका नाम है हिंद स्वराज। किताब कई सारी लिखी महात्मा गांधी ने, लेकिन जो मेन मेन किताब है साथियों उनकी बात करेंगे। तो हिंद स्वराज किसकी रचना है, महात्मा गांधी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है, महात्मा गांधी की। ठीक है, उसके बाद एक किताब होगी साथियों गोखले, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। और यह किताब भी किसकी है साथियों, महात्मा गांधी की किताब है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे साथियों वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर थे। तो ये 3 मेन किताब है। इसके अलावा महात्मा गांधी की कई सारी किताब है साथियों। मैं फिर कह रहा, हम सारी किताब नहीं पढ़ सकते, मूर्खता है सारी किताब पढ़नी। हम वो किताब पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, अब आप कोई सा बताने लगे कि महात्मा गांधी की ये भी किताब, वो भी किताब, बिल्कुल है भाई महात्मा गांधी की, लेकिन आपको ये 3 किताब पढ़नी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। ये 3 किताब महात्मा गांधी की याद रखनी है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठी की किताब है, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। आपको पता होगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो एक राजनीति करते थे, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो एक कवि भी थे। उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी थी, तो उन्हीं में एक समूह था, उसे नाम दिया मेरी 51 कविताएं। ठीक है, जब उनकी सरकार गिरी थी तो उन्होंने कुछ लाइन लिखी थी, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, टूटता भरम आज, इस प्रकार की कुछ इनकी कविताएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। काफी लंबे समय पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, तो अब तो भूल चुके क्या था क्या नहीं है वो। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों, है ना। तो महात्मा गांधी के 3 याद रख लेंगे, सुटेबल वही विक्रम सेठी की हो जाएगी, और मेरी 51 कविताएं किसकी हो जाएगी साथियों, तो हो जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली किताब होगी साथियों व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर महत्वपूर्ण किताब है, कई बार एग्जाम में आई, महत्वपूर्ण किताब है। तो व्हाइट टाइगर साथियों किसकी रचना है, अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर किसकी रचना है साथियों, अरविंद अडिगा की रचना है, अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर साथियों रचना है अरविंद अडिगा की रचना है। और देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ है व्हाइट टाइगर किसकी रचना है, तो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की रचना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों, जो अरविंद अडिगा है
इसके जीवन की ये पहली किताब थी। जीवन में पहली किताब लिखी थी व्हाइट टाइगर, और इसी किताब को साथियों मैन बुकर पुरस्कार मिला था। जो कि अंग्रेजी साहित्य में पुस्तकें लिखते हैं उसके लिए एक इनाम दिया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार। तो इसलिए महत्वपूर्ण किताब हो जाती है व्हाइट टाइगर। किसकी रचना है साथियों? अरविंद अडिगा की रचना है। ठीक है, चलिए अगली किताब होगी डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम बताएंगे भाई। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम बताओ किसकी किताब है, एक बार बताओ एक बार। बिल्कुल भाई, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए बताइए डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम किसकी किताब है? यह किताब साथियों उस व्यक्ति ने लिखी हुई है जिसे भारत में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नोबेल पुरस्कार मिला है, और किस क्षेत्र में मिला है साथियों? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो वो व्यक्ति था साथियों अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन की किताब है साथियों जिसका नाम है अच्छा सनया पांडे आजकल करंट में पूछ रहे हैं। बिल्कुल भाई, करंट के पूछ रहे तो हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अमर्त्य सेन करंट का ही व्यक्ति है, अरविंद अडिगा करंट का ही व्यक्ति है। ठीक है, तो मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि मैं वो किताब नहीं पढ़ाऊंगा। क्या लगा आपका जो मैथिली शरण है इसकी किताब ये है, ये प्रेमचंद की किताब ये है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की किताब ये है। ये जितनी भी किताबें पढ़ा रहा, ठीक है, जितनी भी किताबें पढ़ा रहा मैं, ये जो है ये करंट की ही किताबें हैं मोस्टली। चेतन कुमार पढ़ने पे ध्यान देना भाई, ठीक है, चलो, है ना। चलिए उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं हम। अगली किताब का नाम होगा साथियों रसीदी टिकट। रसीदी टिकट। रसीदी टिकट इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिवेन्यू स्टाम्प। रिवेन्यू स्टाम्प। रसीदी टिकट, रिवेन्यू स्टाम्प। और एक किताब और है साथियों इसकी काला गुलाब। काला गुलाब यानी कि ब्लैक रोज। काला गुलाब, ब्लैक रोज। ब्लैक रोज। और ये दोनों किताबें साथियों अमृता प्रीतम की। किसकी हो जाएगी? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की किताब होगी। अमृता प्रीतम की किताब है साथियों। एक है रसीदी टिकट, रिवेन्यू स्टाम्प बोलते हैं इंग्लिश में, और काला गुलाब यानी कि ब्लैक रोज, ये भी किसकी रचना है साथियों? तो ये दोनों रचना किसकी होगी साथियों? अमृता प्रीतम की रचना होगी। उसके बाद साथियों एक रचना होगी हर्ष चरित्र। मेरे हिसाब से जो भी बच्चा पढ़ता है, इतिहास जिसने भी पढ़ा होगा वो हर बच्चा बता देगा इसके बारे में। तो ठीक है, पुरानी किताब है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बिल्कुल भाई, जहां पे भी जीके आएगी वहां पे हर जगह पे टॉपिक आएगा, चाहे वो रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर जीके पूछी जाती है तो वहां पे पुस्तक और लेखक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा का जवाब आ गया, क्या है? बाणभट्ट। तो हर्ष चरित्र किसकी रचना है साथियों? बाणभट्ट की रचना है। और बाणभट्ट की एक फेमस रचना और है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी। कादम्बरी भी किसकी रचना होगी? बाणभट्ट की रचना होगी। अच्छा, अब आप सभी साथी मुझे ये बताएंगे बाणभट्ट जो है, जो बाणभट्ट जो है ये किसके दरबार में रहता था? किसका दरबारी कवि था बाणभट्ट? बताएं जरा एक बार। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बिल्कुल भाई, खुशी शर्मा का ही जवाब आ गया बाणभट्ट, सीमा का भी आ गया बाणभट्ट, अनुराधा बाणभट्ट, रजत कालखंडे भाई पढ़ने पर ध्यान दे लें, ठीक है, नहीं स्थिति खराब हो जाएगी। मोहिनी प्रजा बिल्कुल भाई, प्रियंका का जवाब आ गया, अंकित का भी आ गया, अनुराधा का भी, निशा का भी, मोहिनी प्रजापति का भी जवाब आ गया, वेली जाट का, सीमा का नहीं, सीमा का गलत है, सनया पांडे का ठीक है, खुशी शर्मा, हर्षवर्धन, संध्या कुमारी, हर्षवर्धन, बिल्कुल भाई बेहतरीन जवाब। ठीक है, जो बाणभट्ट था, बाणभट्ट किसके दरबार में था?
तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। अच्छा चलो, एक इतिहास से एक बेसिक सा क्वेश्चन और पूछ रहा, ये बताओ प्राचीन भारत में, एनिसेंट इंडिया में, प्राचीन भारत में वो कौन सा राजा था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे? बताओ। मैं एनिसेंट इंडिया की बात कर रहा हूं, एनिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में वो कौन सा राजा था जिसके दरबार में नवरत्न थे? बिल्कुल भाई, मनीष खान बिल्कुल बनत है, बाणभट्ट है, अंकित शर्मा, निशा अकबर, प्रियंका अकबर, अनुराधा अकबर, अंकित शर्मा, चलो, खुशी शर्मा अकबर, सीमा अकबर, संध्या कुमारी अकबर, सनया पांडे अकबर, अमित कश्यप अकबर, वैली जाट अकबर। सबका जवाब गलत है, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, जिसका नाम है अंकित शर्मा। ठीक है, जिसका नाम है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा का जवाब सही है। अब प्रियंका का भी जवाब सही आगा, मोहिनी प्रजापति का जवाब गलत है। ठीक है, हाँ, चेतन कुमार शेरशाह सूरी, नहीं भाई। ठीक है भाई, अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, लेकिन अकबर मध्यकालीन भारत में था, मिडेवल हिस्ट्री में था। एनिसेंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फिर अकबर ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे, तो मिडेवल हिस्ट्री में आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर होगी। उसी शर्मा, क्योंकि इतिहास को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा ना, प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक में। तो जो अकबर आता है वो मिडेवल हिस्ट्री में आता है, मध्यकाल में आता है, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो किस में आता है? प्राचीन में आता है। तो हमने टाइम बांट रखा कि इस टाइम से इस टाइम में ये है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये है, और इससे इसके बीच में ये है। ठीक है, तो इसलिए चलिए, बिल्कुल भाई, तरुण का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भाई, हाँ हाँ, प्राचीन में, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए, अब देखो, तरुण जुड़ा हुआ है, मैं पढ़ाई कर रहा, ठीक है, जबकि तरुण जो है, तरुण का सिलेक्शन आर्मी में हो चुका, हमारे पास पढ़ता था, सिलेक्शन हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ रहा, क्लास ले रहा। तो आप ये देखो कि जिस बंदे की नौकरी लग चुकी, जब वो भी मेहनत कर रहा, तो भाई आपको तो और ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो याद होनी चाहिए भाई, हर चरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की, और कादम्बरी किसकी रचना हो जाएगी साथियों? बाणभट्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला होगा साथियों, अगली रचना होगी द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये रचना है साथियों मिल्खा सिंह की। किसकी रचना है साथियों? मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह की रचना है साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ। फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था साथियों। ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए, केवल कुछ फ्यू माइक्रो सेकंड का डिफरेंस रहा था, और ये चौथे स्थान पे हुए थे, चौथे स्थान पर रहे थे। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। ठीक है, इन्हीं के जीवन पर एक फिल्म भी बनी थी शायद, भाग मिल्खा भाग थी फिल्म का नाम, है ना। तो चलिए, याद रखेंगे, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है रचना? मिल्खा सिंह की रचना है। अगली किताब का नाम होगा साथियों ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। मैंने फिर बता रहा हूं कि किताबें सारी अंग्रेजी में ही लिखी गई है, हिंदी में अनुवाद करोगे इनके नाम का, दिक्कत होगी, समस्या होगी। तो अगर पेपर में भी लिख के देगा तो इसी को देवनागरी में लिख देगा, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। तो किसकी रचना है साथियों? अभिनव बिंद्रा। किसकी रचना होगी? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा की रचना होगी। ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री साथियों किसकी रचना है? अभिनव बिंद्रा की रचना है, बिल्कुल भाई, है ना। साथियों, अगर अभिनव बिंद्रा की विशेषता की बात करें हम, आज तक भारत में जो एकल प्रतिस्पर्धा है, सिंगल प्रतिस्पर्धा है, उसमें एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है अभिनव बिंद्रा ने। देखो, हमने हॉकी में कई बार गोल्ड मेडल जीते साथियों, क्या वो एकल प्रतिस्पर्धा है? नहीं है। अरे भाई, पूरी की पूरी टीम है। भारत में एथलेटिक्स में जो एकल प्रति, जैसे कुश्ती है, कुश्ती क्या है? एकल प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, कुश्ती क्या है? एकल प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, हाँ भाई, 2008 में जीता था। नहीं भाई, ये हो गया ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा के साथ साथ भाई एक व्यक्ति और जुड़ जाएगा, है ना,
एक व्यक्ति और जुड़ जाएगा, कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, है ना। अब की बार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, इससे पहले नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो यानी बात करेंगे, दो व्यक्ति हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अभिनव बिंद्रा ना 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नीरज चोपड़ा भी है भाई, है ना। तो दो व्यक्ति है जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, तो उसमें पहला कौन सा था? अभिनव बिंद्रा था, और दूसरा कौन सा बना? नीरज चोपड़ा। फिर अब की बार नीरज चोपड़ा जो है सेकंड नंबर पे रहा, तो सिल्वर मेडल जीता, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली किताब देखते हैं। अगली किताब का नाम होगा साथियों द मैन, जो अगली किताब होगी साथियों उसका नाम होगा द मैन हु मेड ए एलिफेंट। किताब का नाम है साथियों, बिल्कुल भाई, ए मैन हु मेड ए एलिफेंट, ठीक है। हाँ भाई, मनु भाकर है, लेकिन मनु भाकर के पास गोल्ड मेडल नहीं था, है ना, ब्रॉन्ज मेडल था, बिल्कुल प्रियंका का जवाब आ गया, ठीक है। ए मैन हु मेड ए एलिफेंट, ये रचना है साथियों वर्गीज कुरियन की, वर्गीज कुरियन की, वर्गीज कुरियन की रचना है साथियों, वर्गीज कुरियन की रचना है साथियों। किसकी रचना है? वर्गीज कुरियन की रचना है, द मैन हु मेड ए एलिफेंट, ये रचना है साथियों वर्गीज कुरियन की। आपको पता होगा साथियों, भारत में जो अमूल कंपनी है, जो अमूल है, अमूल को खड़ा करने का काम जो करा था, अमूल की स्थापना करी थी वर्गीज कुरियन ने। इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है साथियों वर्गीज कुरियन का अमूल को स्थापित करने में। इसी व्यक्ति को भारत में एक प्रकार से फादर ऑफ मिल्क या मिल्क मैन की संज्ञा दी जाती है, वर्गीज कुरियन की, ठीक है। तो याद रखेंगे, द मैन हु मेड एलिफेंट, ये बात साथियों अमूल की ही कर रहा है कि अमूल को हमने एक हाथी की तरह इतना विशाल बना दिया। एक प्रकार से ये वर्गीज कुरियन की आत्मकथा है जिसमें इसने बताया है, ठीक है। अगली किताब का नाम होगा साथियों एस अगेनेस्ट, एस अगेनेस्ट ओड्स। अगली किताब होगी साथियों एस अगेनेस्ट ओड्स, और ये रचना है साथियों सानिया मिर्जा की। ये रचना किसकी है साथियों? सानिया मिर्जा की रचना है, सानिया मिर्जा की रचना है। पाकिस्तान का क्रिकेटर था, उसके साथ शादी करी थी इसने, लेकिन इसके पास, सानिया मिर्जा के पास अभी भी नागरिकता भारत की है, क्योंकि शादी के बाद ये पाकिस्तान नहीं गए। दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो जो शिफ्ट हुए थे, वो यूएई में शिफ्ट हुए थे। तो इसलिए न तो जो उसका हस्बैंड है उसने अपनी नागरिकता छोड़ी पाकिस्तान की, ना ही इसने भारत की नागरिकता छोड़ी। तो सानिया मिर्जा के पास अभी जो नागरिकता है साथियों, वो कहाँ की है? भारत की है। अभी कुछ दिन पहले चर्चाओं में रहा था इसके डिवोर्स के बारे में कि भाई डिवोर्स होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, ठीक है। चलिए, अगली रचना होगी साथियों अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल यानी कि अटूट, जो टूटा नहीं, अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल किसकी रचना है साथियों? एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है एमसी मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल किसकी रचना है साथियों? एमसी मैरी कॉम की, बिल्कुल भाई, एमसी मैरी कॉम की। अच्छा बताओ, जो एमसी मैरी कॉम है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? एमसी मैरी कॉम को सुपर मोम भी कहा जाता है। इसके दो लड़कियां थी जब इसने ओलंपिक में पदक जीतने का काम करा था, तो सुपर मोम की संज्ञा भी दी जाती है एमसी मैरी कॉम को, बिल्कुल भाई, है ना। किस राज्य से है भाई? मणिपुर, मणिपुर, बिल्कुल। प्रियंका का जवाब है, सीमा का जवाब आ गया, ठीक है, बिल्कुल भाई। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर, रैयत कालखंड है, धोखा दे दिया इसने भाई, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। अब कौन अपने पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से जी रहा, तो हमें उस पर किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। हर किसी का व्यक्तिगत जीवन अलग अलग है। अब हमें नहीं पता क्या परिस्थिति है, अब हमें तो केवल एक पक्ष दिख रहा, लेकिन वास्तविकता क्या है भाई, वो तो इसे ही पता ना, इसे पता है, इसके हस्बैंड को पता, ठीक है। विचार नहीं मिले तो ये शायद अलग हो गए। चलिए, तो याद रखेंगे एमसी मैरी कॉम, ठीक है। अनब्रेकेबल किसकी रचना हो जाएगी साथियों? एमसी मैरी कॉम की। अगली बात करेंगे साथियों, अगली किताब का नाम होगा ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर।
ये रचना होगी साथियों वीएस नाइपोल। वीएस नाइपोल भारतीय मूल का है ये, मतलब भारतीय मूल का रहा, ठीक है। और इसे भी साथियों क्या मिला हुआ है, इसे भी साथियों नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ना। इसे भी क्या मिला हुआ है साथियों, तो इसे भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए उसके बाद अगली किताब का नाम देखेंगे, बिल्कुल भाई, बोर्न अगेन, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, यानी कि दोबारा सा जन्म हुआ कहां पे, पहाड़ों पे, पहाड़ों पे दोबारा जन्म हुआ, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। और ये किसकी रचना है, अरुणिमा सिन्हा की, अरुणिमा सिन्हा की रचना है, अरुणिमा सिन्हा की रचना है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। साथियों एक खिलाड़ी थी, आ, ये खिलाड़ी थी, और एक बार ये जो सफर कर रही थी ट्रेन में, तो इसको जो है ट्रेन से जो है वो नीचे धक्का दे दिया गया था, और उसके बाद जो है इसकी पटरी, जो ट्रेन की पटरी पे इसका पैर चला गया था एक, और वो पैर क्या है कट गया था। तो उसके बाद सुबह जब लोगों ने इसे देखा, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद इसकी सर्जरी हुई, और उसके बाद अरुणिमा सिन्हा जो है वो केवल एक पैर के दम पे साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यानी कि ये पहली ऐसी विकलांग महिला है जो कहाँ पे चढ़ी साथियों, माउंट एवरेस्ट पे गई। तो इसलिए इसने कहा कि मुझे पहाड़ पर जाने के बाद जीवन को जीने का एक नया मकसद मिला। ठीक है, तो याद रखेंगे बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। अब क्वेश्चन है आप साथियों से, बताओगे माउंट एवरेस्ट पे भारत की तरफ से जाने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए जरा एक बार सभी साथी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताएंगे एक बार, चलिए, है ना। तो माउंट एवरेस्ट पे भारत की तरफ से जो पहली महिला चढ़ी थी साथियों वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। कौन थी, बछेंद्री पाल थी, है ना। बिल्कुल नहीं नहीं, सीमा संतोष जो है, संतोष यादव जो है वो लगातार 2 बार चढ़ी, संतोष यादव लगातार 2 बार चढ़ी, यानी एक बार माउंट एवरेस्ट पे गई, उतरी, और उसके बाद दोबारा फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करी। तो लगातार 2 बार चढ़ने वाली जो महिला है वो संतोष, और जो पहली महिला थी साथियों वो कौन है, बछेंद्री पाल। बिल्कुल भाई, है ना, बछेंद्री पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली किताब का नाम है द मिडनाइट चिल्ड्रन, द मिडनाइट चिल्ड्रन, द मिडनाइट चिल्ड्रन। फेमस किताब है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई साथियों। तो किसकी किताब है, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी की किताब है, और इसे इस किताब के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार मिला था इसे इसकी रचना के लिए। सलमान रुश्दी भारतीय मूल का नागरिक था, भारत में ही जन्म हुआ, भारत में ही रहा, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो गया था यूके में। बाद में कहां शिफ्ट हो गया था, तो यूके में शिफ्ट हो गया था सलमान रुश्दी। तो उसकी फेमस किताब है, मैन बुकर पुरस्कार मिला, और कई बार जो है किताब जो है पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगली किताब की बात करेंगे, तो अगली किताब का नाम है ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। और इसी ब्लैक फ्राइडे किताब के ऊपर साथियों फिल्म भी बनी हुई है, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे नाम की एक पिक्चर भी है, तो वो इसी किताब के ऊपर बनी है, ब्लैक फ्राइडे किताब के ऊपर। इसके जो लेखिका है वो है हुसैन जाहिदी, हुसैन जाहिदी, हुसैन जाहिदी। तो जो ब्लैक फ्राइडे है ये लिखी थी हुसैन जाहिदी ने। तो याद रखना इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, और इसकी एक किताब और थी हुसैन जाहिदी की, इसका नाम था मुंबई एवेंजर्स, मुंबई एवेंजर्स। तो ये भी किसकी है रचना साथियों, हुसैन जाहिदी की है। बिल्कुल भाई, है ना। तो याद रखेंगे ब्लैक फ्राइडे किसकी रचना है, हुसैन जाहिदी की रचना है। मुंबई एवेंजर्स किसकी रचना है, हुसैन जाहिदी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट किताब की बात करेंगे साथियों, तो अगली किताब का नाम होगा क्यू एंड ए, क्यू एंड ए, क्यू एन ए भी बोल दें इसे, इसे क्यू एन ए भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। और ये लिखी थी साथियों विकास स्वरूप ने। किसने लिखी साथियों, विकास स्वरूप ने लिखी।
विकास स्वरूप ने। आपने साथियों एक किताब के बारे में पढ़ा होगा, किताब ने एक फिल्म आई थी, इस्लाम इस्लाम डोग मिलीनियर। इस्लाम डोग मिलीनियर, जो इस्लाम डोग मिलीनियर किताब थी साथियों, वो इसी के ऊपर लिखी गई थी। क्यों, सॉरी, जो इस्लाम डोग मिलीनियर जो फिल्म आई थी साथियों, वो इसी किताब से प्रेरित थी। इसकी जो स्टोरी है उसी को फिल्म में दर्शाया गया था। तो क्यू एंड ए के जो लेखक है, क्वेश्चन एंड आंसर का जो लेखक है साथियों, वो कौन है? तो है विकास स्वरूप है। चलो अब मुंशी प्रेमचंद की भी देख लेंगे, फेमस रचना जो पेपर में पूछी गई। एक है साथियों गोदान, और एक है साथियों गबन। ये मेन है। इसके अलावा दुनिया भर की रचना है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद, इसके अलावा साथियों कई सारी रचनाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अच्छा, आपको ये बताना है साथियों, ये बताओ मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ओरिजिनल नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद का? जरा एक बार बता देंगे मुझे। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताएं सभी साथी, एक बार फटाफट जवाब देंगे भाई। मुंशी प्रेमचंद का बताए भाई। बिल्कुल भाई, सीमा का जवाब आ गया, आकाश मलिक का जवाब आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल। तो साथियों याद रखना, बिल्कुल भाई, मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था साथियों वो क्या था? धनपत राय। तो क्या नाम था? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था साथियों धनपत राय, लेकिन जो ये किताब लिखते थे वो लिखते थे साथियों मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, अगली किताब की बात करेंगे साथियों। तो अगली किताब होगी फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है साथियों निर्वासन, जब देश से निकाल दिया जा, देश निकाला दे दिया जा। ठीक है, तो इसका लेखक है साथियों दलाई लामा। दलाई लामा कौन है साथियों? दलाई लामा, जो कि बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं। तो याद रखेंगे, फ्रीडम इन एग्जाइल किसने लिखी साथियों? तो किसने लिखी? दलाई लामा ने लिखी। अगली किताब का नाम होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आत्मकथा है साथियों युवराज सिंह की। युवराज सिंह की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है साथियों? युवराज सिंह की। बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, युवराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज सिंह। ठीक है, अगली किताब होगी साथियों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। भारत का प्रधानमंत्री रहा है साथियों आई के गुजराल। आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। पूरा नाम था साथियों इंद्र कुमार गुजराल। किताब का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री रहा है साथियों इंद्र कुमार गुजराल। चलिए अगली किताब का नाम लिखेंगे साथियों। अगली किताब होगी ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान कई बार पेपर में आ चुकी। और कौन था साथियों इसका लेखक? खुशवंत सिंह। फेमस लेखक है साथियों खुशवंत सिंह। 1947 के विभाजन में ये पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उस समय जैसे ट्रेन से आए, ये वहां से कैसे बच के आए, उस सारी चीज का जो वृत्तांत है वो इन्होंने इस किताब में बता रखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान में। इसलिए ये किताब फेमस है। कई बार जो है बच्चों पेपर में भी जो है, एग्जाम में भी कई बार ये किताब पूछी जा चुकी, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली किताब की ओर बढ़ते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये लिखी साथियों अरुणधति राय। अरुणधति राय। अरुणधति राय ने। और साथियों इस किताब के लिए भी इसे
मैन बुकर पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को भी। महत्वपूर्ण है लेखिका, कई बार पूछी गई है। ठीक है, अगली किताब का नाम लिखेंगे साथियों, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। एन कौन सी किताब होगी साथियों? अनहैप्पी इंडिया। तो इसका लेखक था साथियों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने लिखी थी साथियों अनहैप्पी इंडिया। बिल्कुल भाई, है ना, अनहैप्पी इंडिया लिखी थी लाला लाजपत राय ने। और साथियों एक किताब और थी लाला लाजपत राय की, जिसका नाम था आर्य समाज, द आर्य समाज। इसका भी लेखक कौन था साथियों? तो लाला लाजपत राय था। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? जरा एक बार बताएंगे। बिल्कुल भाई, द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी साथियों? बताएंगे जरा एक बार। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल भाई। और आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर कहाँ था आर्य समाज का? बिल्कुल, दयानंद सरस्वती जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, बहुत बेहतरीन जवाब है। इसका मुख्यालय कहाँ था आर्य समाज का? तो आर्य समाज का जो मुख्यालय था साथियों वो था लाहौर में, है ना। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। चलिए अगली किताब की ओर चलते हैं। अगली किताब है गीता रहस्य। गीता रहस्य, सीक्रेट ऑफ गीता। ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखी साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। जब वो मांडले जेल में बंद थे, मांडले पड़ता है साथियों म्यांमार में। मांडले कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। तो जिस समय वो मांडले जेल में बंद थे, तो उस समय उन्होंने किताब लिखी थी द सीक्रेट ऑफ गीता, यानी कि गीता रहस्य। ठीक है, अगली आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली किताब का नाम होगा जातिवाद का उन्मूलन। जातिवाद का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति, किसी चीज को क्या करना? समाप्त करना। तो जातिवाद का जो उन्मूलन है साथियों, ये लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और इन्हीं की एक किताब और है साथियों। किताब तो बहुत सारी लिखी थी इन्होंने। एक किताब थी शूद्र कौन। शूद्र कौन। एक किताब थी इनकी बुद्ध और उसका धम्म। बुद्ध और उसका धम्म। और एक किताब थी विभाजन। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम था भारत का विभाजन। भारत का विभाजन। और साथियों ये सारी किताब किसकी थी? तो ये सारी किताब थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताब लिखी है साथियों, लेकिन ये मेन किताब है, प्रमुख किताब है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी गई है साथियों, है ना। तो याद रख लेंगे, जातिवाद का उन्मूलन, शूद्र कौन है, बुद्ध और उसका धम्म, भारत का विभाजन। क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था साथियों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। तो सभी को पता होगा किसने लिखी? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। और कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन से नेहरू? ठीक है, कौन से नेहरू? पंडित नेहरू। तो याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? पंडित नेहरू की रचना है। ठीक है, और लेटर्स, लेटर्स फ्रॉम, किताब हो जाएगी साथियों लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। टू हिज डॉटर।
और ये रचना भी साथियों किसकी है? पंडित नेहरू की रचना है। पंडित नेहरू जब जेल में बनते तो उन्होंने अपनी लड़की जो है इंदिरा गांधी, उसे पत्र लिखे थे, तो उसी के संग्रह का नाम है लेटर लेटर्स फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, बिल्कुल भाई। चलिए, है ना, तो याद रखना। इसके अलावा पंडित नेहरू ने और भी कई सारी किताब लिखी थी, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। आगे किताब की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगली होगी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताइए, भारत में वो कौन सा व्यक्ति है जिसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? अजात शत्रु, अजात शत्रु, बताओ भाई, अजात शत्रु, बताइए भाई, अजात शत्रु का नाम से किसे जाना जा? बिल्कुल भाई, तरुण का जवाब आ गया, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बुलडोजर बाबा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत देखने के लिए हम बहुत हैं, ठीक है, तो आपकी आवश्यकता नहीं पढ़ने की। चलिए, आप बाकी और काम देखो, प्रदेश को देखने का काम करो, ठीक है, क्लास में क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं साथियों, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की और भी रचना है, सत्याग्रह चंपारण। सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो ये भी किसकी रचना है साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक है, तो ये मेन रचना होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसके अलावा मैंने बताया था बहुत सारी जो है, ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी जो किताबें हैं, हर व्यक्ति ने बहुत सारी लिखी है, तो इसलिए हम वही एक दो जो मेन मेन होगी उनकी चर्चा करेंगे। अगली बात करेंगे साथियों, तो अगली रचना होगी गीतांजलि। गीतांजलि, तो गीतांजलि किसकी है साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर की। और इसी कृति के लिए, इसी रचना के लिए इन्हें साथियों क्या दिया गया था? तो क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना, नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए ही साथियों ने। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में पहला व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कई रचना है, जैसे एक रचना है काबुली वाला, काबुली वाला। एक रचना है गोरा। एक रचना है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। ये सारी रचना साथियों किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है, सारी रचना किसकी हो जाएगी? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना होगी, बिल्कुल। मेन गीतांजलि है, इसके अलावा आप काबुली वाला, गोरा, पोस्ट ऑफिस याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं इसके अलावा भी रविंद्रनाथ टैगोर को। सर, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? बताएंगे जरा एक बार सभी साथी, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता था? बताएं जरा एक बार। बिल्कुल भाई, 1913, बिल्कुल, ठीक है, बताएंगे एक बार सभी साथी, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, निशा का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। और बताएंगे भाई, और किसी का जवाब नहीं आया? भाई रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ टैगोर, उपनाम रविंद्र कहाँ हो जाएगा भाई? बिल्कुल भाई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ठीक है भाई, है ना, तो रविंद्र, बिल्कुल भाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा साथियों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं साथियों, अगला होगा, अगली किताब का नाम होगा आनंद मठ। आनंद मठ, तो आनंद मठ किसकी रचना है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है साथियों आनंद मठ। इसके अलावा रचना है इसकी मरनाली, ये मरनालिनी,
इसकी रचना है एक देवी चौधरानी। देवी चौधरानी, ये भी इसी की रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है ये भी। ठीक है, बिल्कुल भाई जवाब आ रहा है, बिल्कुल बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र। ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारत का जो राष्ट्रगीत है वो हमने कहां से लिया है? वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलय शीतलम सस्य श्यामलम, बताएंगे जरा एक बार। बिल्कुल भाई, है ना, बताए। भारत का जो राष्ट्रगीत है साथियों वो हमने कहां से लिया है? बताएंगे सभी साथी एक बार फटाफट। बिल्कुल, प्रियंका का जवाब आ गया। बेहतरीन भाई, सभी का जवाब बढ़िया है। आनंद मठ, है ना, आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ का लेखक कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए अगला चलते हैं, अगली रचना पे होगा भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो इसका लेखक है साथियों वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। इसके अलावा वीडी सावरकर ने लिखा है किताब हिंदू पद पादशाही। हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही। इसके अलावा लिखा है हिंदुत्व, हिंदू कौन, हिंदू कौन। ये भी रचना किसकी हो जाएगी साथियों? वीडी सावरकर की हो जाएगी, विनायक दामोदर सावरकर। बिल्कुल भाई, अगर रजत तेरे बाप ने संघर्ष करा था क्रांति में, तो एक स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट बने तो वो बनवा ले। ठीक है, उसकी मेरिट बहुत ही डाउन लगे। 100, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से अगर 30 भी क्वेश्चन कर देगा, 25 भी क्वेश्चन कर देगा तो तेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट बनवा ले। बिल्कुल भाई, मोहित शर्मा, राम राम भाई, बिल्कुल राम राम। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, अगला लिखेंगे, अगली किताब होगी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम की रचना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम साथियों, ये रचना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा आपको बताना है भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? बताएं भाई, बताएं भाई, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? बताएंगे जरा एक बार। बिल्कुल भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। अगली किताब की ओर बढ़ेंगे साथियों, अगली किताब का नाम होगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना होगी साथियों? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की रचना है साथियों। फिर ठीक है, बिल्कुल भाई, बढ़िया जवाब, दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है, उसके बाद अगली किताब होगी, अगली किताब का नाम लिखेंगे साथियों द एनिसेंट विजडम। द एनिसेंट विजडम, द एनिसेंट विजडम, ये किताब लिखी थी साथियों एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने, आप सभी को पता होगा जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी साथियों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो उसी एनी बेसेंट के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने। अच्छा साथियों, आपको बताना है जो एनी बेसेंट थी वो किस देश के रहने वाली थी? एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी? बताएंगे जरा एक बार, बताएं जरा सभी साथी एक बार, एनी बेसेंट किस देश की थी? चलिए
तो एनी बेसेंट साथियों रहने वाली थी आयरलैंड की। दो कंट्री है साथियों, एक है उत्तरी आयरलैंड और एक है आयरलैंड। तो जो एनी बेसेंट थी साथियों वो आयरलैंड की थी। भारतीय संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वो भी हमने कहां से लिए हैं, वो भी हमने साथियों आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। चलिए अगली किताब का नाम होगा, अगली किताब का नाम होगा मैं नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, यानी कि वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट। तो रचना किसकी है साथियों, तो ये रचना है साथियों भगत सिंह की। वाई आई एम एथिस्ट, ये रचना किसकी है साथियों, ये है साथियों भगत सिंह की। ठीक है, तो याद रखेंगे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। अगला होगा साथियों, अगली रचना होगी विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। अगली रचना क्या होगी साथियों, विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है साथियों विंग्स ऑफ फायर। ये इसकी आत्मकथा है, रचना क्या, आत्मकथा है। ठीक है, इसके अलावा साथियों एपीजे अब्दुल कलाम की और रचना है टारगेट, टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन। इसका मतलब था भारत की अर्थव्यवस्था को 3 बिलियन बनाना। अब हम 3 बिलियन की अर्थव्यवस्था को पार कर चुके, अब हमारी इच्छा है 5 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का। ठीक है, 5 बिलियन, बिल्कुल भाई। ऑटोबायोग्राफी, बिल्कुल प्रियंका ऑटोबायोग्राफी, सीमा एपीजे अब्दुल कलाम, खुशी शर्मा एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल भाई, बढ़िया जवाब है ना। उसके अलावा कई किताब लिखी थी, एक किताब थी इंडिया 2020, यानी इसका मतलब था भारत 2020 में कैसा होगा, यानी भारत 2020 में कैसा दिखाई देगा। ठीक है, और एक किताब और कर लेंगे साथियों, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। कौन सी होगी साथियों, मालगुडी डेज। फेमस किताब है, इसके ऊपर साथियों सीरियल भी आता था, नाटक भी आता था। तो इसका लेखक कौन था साथियों, आर के नारायणन, आर के नारायणन। अब देखो साथियों किताब बहुत सारी है, अनगिनत किताब है, हम गिनती नहीं कर सकते। लेकिन साथियों ये वो किताब है जो मेन मेन है, एग्जाम में, पिछले कई एग्जाम में रिपीट हो रही है कई वर्षों से। तो आप इतनी किताब कर लोगे, ये लगभग हमारी लगभग 50 से 60 किताब होगी साथियों, ये हमारी 50 से 60 किताब हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये लगभग 50 से 60 किताब होगी, आप इन्हें याद कर लोगे तो लगभग जो चीजें हैं वो इन्हीं में से मिल जाएंगी, वरना अनगिनत किताब है। ठीक है, तो आज के लिए साथी इतना ही करेंगे, बिल्कुल भाई, है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर उसके बाद जो है कल मिलते हैं क्लास में। तो चलिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद जो है क्लास की हम विराम देंगे। अच्छा बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, प्रियंका ओके, बिल्कुल। तरुण, रैयत कालखंड ने बुलडोजर बाबा कहाँ है भाई, बुलडोजर बाबा लखनऊ में है। ठीक है निशा ओके, चलिए। बुलडोजर बाबा की याद आ रही तो लखनऊ जाना पड़ेगा भाई। मनीष खान बिल्कुल भाई, चलिए। और किसी कोई साथी का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट एक बार पूछ लेंगे। बिल्कुल सीमा थैंक्स, बिल्कुल थैंक्स। एक बार फटाफट क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई क्वेश्चन हो। चलिए, किसी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज, तो करते हैं क्लास को फिर खत्म, है ना। तो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे ऑफलाइन क्लास में, और इसी टाइम जो है मिलेंगे हम ऑनलाइन। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा प्रिया गौतम बिल्कुल भाई, थैंक यू। हाँ बिल्कुल भाई, रजत जो है बनवा देंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे रजत, कोई समस्या नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। ठीक है, बस पढ़ता रहे ऐसा ही। ठीक है, बिल्कुल प्रिया गौतम बहुत शानदार, बिल्कुल भाई, थैंक यू।
चलिए साथियों, ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।